चलो बच्चों, आज समझते हैं कि सोगा कब अप्लाई होता है। तो सबसे पहली चीज, हम दो चीज समझते हैं। एक होता है ट्रांसफर। अब जब भी हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो जनरली हम दो चीजों को अपने जीवन में ट्रांसफर करते हैं। एक तो होती है जो कि पर्सनल प्रॉपर्टी हो, तो जितनी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सब ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और एक और चीज ट्रांसफर करते हैं, इसको कहते हैं गुड्स। मतलब जब भी हम गाड़ी खरीदने जाते हैं शोरूम से, तो हम गाड़ी खरीद लाते हैं। जब हम गाड़ी खरीद के लाते हैं तो वो क्या होता है, उस जगह पे भी तो ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। एक जगह और होता है जहां पे हम कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफर करते हैं। तो बात यह आई कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट कब अप्लाई होगा, किस जगह पे सेल्स ऑफ गुड एक्ट अप्लाई होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझते हैं। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जब आप पर्सनल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो वहां कभी भी सोगा अप्लाई नहीं होता, वहां पे हमेशा टोपा अप्लाई होता है, और इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लेकिन जहां पे हम गुड्स को ट्रांसफर करते हैं, अब जहां पर हम गुड्स को ट्रांसफर करते हैं वहां पे एक एक्ट अप्लाई होता है, और उस एक्ट को कहते हैं हम सोगा, और वो होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब अगर ध्यान से देखो तो पहला पॉइंट ये कहता है कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट कब अप्लाई हो रहा है, तो कहता है तीन केसेस में सेल्स ऑफ गुड एक्ट अप्लाई हो रहा है। पहला पॉइंट ये कहता है कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट कब अप्लाई हो रहा है, तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में सबसे पहली चीज हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है या एग्री टू ट्रांसफर करना है। मतलब सर, ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, हम अभी पैसे लेकर गए और गाड़ी को उठाकर ले आए तो वो तो ट्रांसफर हो गया। लेकिन अभी हम पैसे लेके गए, 3 महीने की वेटिंग थी और 3 महीने के बाद गाड़ी आई, ये कभी भी ट्रांसफर नहीं कहलाता है, इसको कहते हैं एग्री टू ट्रांसफर। मतलब ध्यान से समझे, तो ट्रांसफर को हम कहते हैं सेल। ट्रांसफर जहां पे हम तुरंत गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। लेकिन जहां पर हम एग्री टू ट्रांसफर करते हैं वहां पर क्या अप्लाई करता है, वहां पर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता, वहां हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होता है। अब क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब हो गया, प्रॉपर्टी से मतलब है ओनरशिप। प्रॉपर्टी से मतलब है ओनरशिप। मतलब अगर हम आज गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं या आने वाले समय में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये दोनों चीजों को कौन सी चीज नोट डाउन कर रही है, सोगा अप्लाई कर रही है। सोगा कब अप्लाई कर रहा है, जब हम किस चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, बायर को ट्रांसफर कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं, मनी कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं, जिसको हम प्राइस कहते हैं। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट अप्लाई करता है, नहीं तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट अप्लाई नहीं करता। मतलब अब दो डिफरेंस को अगर ध्यान से समझे तो यहां पर पहला कि सेल क्या है और एग्रीमेंट टू सेल क्या है। सेल तब है जब आप तुरंत ट्रांसफर कर रहे हैं, और एग्रीमेंट टू सेल कब है, जब आप एग्रीज टू ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उस केस में सेल या एग्रीमेंट टू सेल में डिस्टिंक्शन क्रिएट होगा। अब फीचर्स क्या है, फॉलोइंग एसेंशियल पॉइंट्स जो सोगा को अप्लाई करते समय ध्यान से रखना है। अगर ये 5 चीजें हो रही हैं तो सोगा अप्लाई होगा, अगर ये 5 चीजें नहीं हो रही तो सोगा कभी भी अप्लाई नहीं होगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि देयर मस्ट बी अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब सर, ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट से मतलब क्या है, सिंपल से बात है कि ट्रांसफर कौन कर रहा है, एक सेलर कर रहा है और एक किसको ट्रांसफर कर रहा है, बायर को ट्रांसफर कर रहा है। अगर सेलर बायर को ट्रांसफर कर रहा है तो उस जगह पे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, गुड्स होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, गुड्स होना चाहिए। चौथा पॉइंट, देयर मस्ट बी अ प्राइस और मनी कंसिडरेशन इन्वॉल्व। और लास्ट पॉइंट कहता है सारे एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जब प्रेजेंट होंगे
तो इन सारी चीजें जब प्रेजेंट होगी तो सोगा अप्लाई करेगा, नहीं तो सोगा अप्लाई नहीं करेगा। अब बात ये आई कि दो चीज है, एक सेल है, दूसरा एग्रीमेंट टू सेल है। सेल का मतलब तुरंत ट्रांसफर कर रहे हैं, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब कुछ अभी एग्री कर रहे हैं, भविष्य में ओनरशिप ट्रांसफर है। अब अगर हम किसी भी तरह का ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किस में डिफाइंड है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड किया गया। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है? तो इसको ध्यान में रखने से पहले, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का डेफिनेशन क्या कहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का डेफिनेशन यही कहता है कि जहां पे सेलर क्या दे रहा हो, बायर को क्या दे रहा हो, गुड्स दे रहा हो। अच्छा सर, सेलर बायर को गुड्स दे रहा हो तो सर क्या पोजीशन में दे रहा है? नहीं, वहां ट्रांसफर होनी चाहिए ओनरशिप। तो यहां पर जब हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात कर रहे हैं तो यहां दो बातें हो रही, एक या तो ट्रांसफर कर रहा है या तो एग्री कर रहा है, या तो ट्रांसफर कर रहा है या तो एग्री कर रहा है। अगर ट्रांसफर कर रहा है या एग्री कर रहा है, एग्री टू ट्रांसफर कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है और कुछ मनी कंसिडरेशन के लिए कर रहा है जिसको हम प्राइस कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स काम करेगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड काम नहीं करेगा। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये याद रखना है कि बायर सेलर को गुड्स दे, गुड्स क्या करे, ओनरशिप ट्रांसफर करे, और किस लिए करे? मनी कंसिडरेशन के लिए करे, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड काम करेगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड काम नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर, तो कहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड काम नहीं करेगा, किस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड काम नहीं करेगा? बेलमेंट में वो कभी भी काम नहीं करेगा। क्यों सर, बेलमेंट में वो काम क्यों नहीं करे? क्योंकि वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, गुड्स की डिलीवरी हो रही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये पेन आपने मेरे से लिखने के लिए मांगा और मैं ये पेन आपको दे दूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या मैंने आपको ये पेन जिंदगी भर के लिए दे दी? क्या इस पेन पे आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट कर दिया? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो आप मेरे मुताबिक मेरे पेन को मुझे वापस कर देंगे। तो याद रखें कि जो बेलमेंट है वो कभी भी सेल नहीं है। बेलमेंट जो है वो कभी भी सेल नहीं है, भले गुड्स की डेफिनेशन लिखी है, वहां सिर्फ डिलीवरी हो रहा है और सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए कहा गया कि सेल कभी भी बेलमेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर है, अगर हम इसकी बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क और लेबर में भी अगर ध्यान से देखें तो यहां पर गुड्स नहीं ट्रांसफर हो रहा, यहां पर सर्विस ट्रांसफर हो रहा। यहां पे सर्विस के लिए किसी को असाइन किया जा रहा है, और याद रखिए कि जो सर्विस है वो कभी गुड्स नहीं माना जाता, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वर्क एंड लेबर का, उसको कभी भी सेल नहीं माना जाता। नेक्स्ट द क्वेश्चन अराइज कि सर हायर परचेस एग्रीमेंट को क्या सोगा इंक्लूड करता है? नहीं करता। हायर परचेस कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट है। मतलब ध्यान से देखें तो हायर परचेस एग्रीमेंट है क्या, किसको कहते हैं हायर परचेस एग्रीमेंट? तो इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक मर्सिडीज बेंच लेना है और उस मर्सिडीज बेंच की कीमत 50 लाख रुपए है और मेरे पास पड़े हैं सिर्फ 10 लाख रुपए, तो जाहिर सी बात है मैं किसके पास पहुंचूंगा? मैं पहुंचूंगा बैंक के पास। लेट अस अज्यूम कि मैं पहुंच गया एक्सिस बैंक के पास। एक्सिस बैंक से पास पहुंचा, एक्सिस बैंक से कहा कि भैया ये 40 लाख रुपए तुम एजेंसी को दे दो और मेरी कार मेरे को खरीद के दो। एक्सिस बैंक बोलेंगे कि 10 लाख रुपए आप सीधे मारुति वाले को दे दीजिए, हम इनको 40 लाख रुपए दे देते हैं और आपको हम गाड़ी दे देते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, क्या यहां पर एक्सिस बैंक आपको ओनरशिप ट्रांसफर करता है? नहीं करता। अब एक्सिस बैंक अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा है तभी तो इसके पास पोजीशन का अधिकार है।
और वो आपसे पर मंथ क्या मांग रहा है, जो इंस्टॉलमेंट वो मांग रहा है, उसको हम कहते हैं हायर चार्जेस। मतलब हम मंथली जो पे कर रहे हैं हायर चार्जेस पे कर रहे हैं, जब तक हम उसका इस्तेमाल करते रहेंगे हम उसका हायर चार्जेस पे करते रहेंगे। और जिस दिन हायर चार्जेस हम पे करना बंद कर देंगे, एक्सिस बैंक के पास ओनरशिप है। क्यों? क्योंकि ओनर कौन है? सेलर ने बायर को। अब यहां बायर कौन हो जाता है? एक्सिस बैंक। मतलब जो मारुति, मर्सिडीज बेंज और एक्सिस बैंक के बीच हो रहा है वहां सोगा अप्लाई होगा, लेकिन एक्सिस बैंक और बीएम पांडे के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वहां पे कभी सोगा अप्लाई नहीं होगा, वहां पे हमेशा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई। मतलब इसीलिए कहा गया कि हायर परचेज को कभी भी सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कवर नहीं किया जाता। नेक्स्ट, अब ये कहता है कि सर ये तो समझ में आ गया, आप मुझे बताइए कि गुड्स किसको कहते हैं, क्या होता है गुड्स, किसको कहा जाता है गुड्स। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहला लाइन गुड्स की डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट कहता है कि हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी, हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब वो किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन डाल ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि जो भी चल संपत्ति है वो सब गुड्स, लेकिन कब? कुछ कंडीशंस हैं जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब किसके अलावा? तो कहता है सिर्फ दो चीजों को छोड़ दो, एक एक्शनेबल क्लेम और दूसरा मनी। मतलब कि वो कह रहा है, गुड्स की डेफिनेशन कह रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 कह रहा है कि हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ दो चीजों को छोड़ दो, एक है एक्शनेबल क्लेम, दूसरा है मनी। और ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि जो स्टॉक और शेयर्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, थिंग अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है। ठीक है, अब इसको लाइन से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे कौन सी बातें हो रही हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि स्टॉक एंड शेयर्स। सर स्टॉक एंड शेयर्स को भी गुड्स कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाएगा। स्टॉक और शेयर्स को भी हमेशा हम गुड्स की डेफिनेशन में लेते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही शेयर्स आता है, स्टॉक आता है। तो कह रहा है हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ दो चीजों को छोड़ के, एक एक्शनेबल क्लेम और दूसरा मनी। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है स्टॉक एंड शेयर्स। और स्टॉक एंड शेयर्स को अगर ध्यान से देखोगे तो स्टॉक एंड शेयर्स के साथ जोड़ रहा है जो क्रॉप्स आप उगा रहे हो, ग्रो कर रहे हो। पहला पॉइंट, जब क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हो, जो ग्रास आप ग्रो कर रहे हो, इन सब को मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वो डाल। तो सबसे पहला पॉइंट ये क्या कह रहा है कि कौन सी चीज गुड्स है? तो पहला पॉइंट ये कहता है गुड्स वो चीज है जो मूवेबल प्रॉपर्टी, और इस मूवेबल प्रॉपर्टी में वो दो चीजों को इंक्लूड नहीं कर रहा, एक एक्शनेबल क्लेम और दूसरा मनी। सर मनी का मतलब क्या? जो ओल्ड कॉइन्स है, जो आज काम ही नहीं है, जिनको आरबीआई रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, क्या हम उसका भी धंधा चालू कर दें तो क्या वो गुड्स है? बिल्कुल गुड्स। मतलब पुराने जमाने का अगर कोई कॉइन, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। मतलब सिंपल सा पार्ट ये कह रहा है कि हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी सिवाय एक्शनेबल क्लेम एंड मनी इंक्लूड शेयर एंड स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस। अब जो मजे वाली बात है वो तो कह रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कहीं नहीं रहा। अब ध्यान से समझो कि जो ये लाइन कह रहा है थिंग अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, थिंग अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड का मतलब क्या हो गया? तीन चीजें। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है जो रूटेड इन अर्थ है, मतलब जो जमीन से जड़ित है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डीलर या रियल स्टेट वाले अगर कोई घर बनाए और उस घर के आसपास में पेड़ पौधे लगा दें, और अगर वो पेड़ पौधे भी बेचेंगे तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। मतलब उस घर के साथ जो पेड़ पौधे मिल रहा है वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रूटेड इन अर्थ। तो पहला पॉइंट ये कहता है
कि थिंग अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, थिंग अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, मतलब क्या हो गया कि वो किसकी बात कर रहा है, रूटेड इन अर्थ की बात कर रहा है। दूसरा वो किसकी बात कर रहा है, एम्बेडेड इन अर्थ की बात कर रहा है, एम्बेडेड इन अर्थ की बात कर रहा है। एम्बेडेड इन अर्थ का मतलब क्या हो गया, जो अंतःस्थापित, मतलब आप जितने बड़े बिल्डिंग्स बना लीजिए, वो सारी बिल्डिंग क्या होती है, नींव पे टिकी होती है, और वो नींव क्या होती है, अंतःस्थापित होती है। तो इसीलिए कह रहा है कि जितनी बिल्डिंग्स हैं वो सब थिंग अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड में आ जाए। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब रियल स्टेट वाला कोई फ्लैट बेचता है, कोई डुप्लेक्स बेचता है, तो उस पर जीएसटी लागू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाता है। मतलब ध्यान से देखें तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है रूटेड इन अर्थ, दूसरा कहता है एम्बेडेड इन अर्थ, और तीसरा कहता है ऐसी चीजें जो परमानेंटली उस अर्थ से जुड़ी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में लगा हुआ मोटर, पानी का मोटर, अब वो क्या है, वो एक ही जगह पे लगा है, उसको हम हर टाइम बदल नहीं रहे हैं। तो यहां पे क्या हो गया, वो परमानेंटली वहीं जुड़ा हुआ है, वहीं लगा हुआ है। आप बेचोगे तो खोल के नहीं ले जाओगे, आप उसके साथ उसको बेचो। तो यहां पे पॉइंट कह रहा है ये तीन चीजों को माना जाता है थिंग अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। मतलब सर अच्छा, गुड्स की डेफिनेशन में मूवेबल तो था ही, इमूवेबल भी आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये कहता है कि दोनों चीजें इंक्लूड करो, मूवेबल भी इंक्लूड करो और इमूवेबल भी इंक्लूड करो। मूवेबल का मतलब क्या हो गया, हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी सिवाय दो चीज के, एक्शनल क्लेम एंड मनी। और उसमें क्या इंक्लूड होगा, तो कहता है स्टॉक, शेयर्स, क्रॉप, ग्रास, इसको इंक्लूड करो, एंड थिंग अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। अब वो कहता है कि लैंड तो ठीक है सर, लेकिन ये कहता है कि ये सेल से पहले सर्व्ड होने चाहिए। सेल से पहले या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले अगर इनको आप सर्व कर सकते हो, सेल से पहले या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले सर्व कर सकते हो, तो ये कहता है कि इस मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ये क्या मानता है, गुड्स मानता है। तो मतलब सिंपल सी बात, सिंपल सी डेफिनेशन बहुत क्लियर कह रही है कि वो दोनों चीजों को गुड्स मान रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी को भी मान रहा है और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी मान रहा है। मूवेबल प्रॉपर्टी को कब मान रहा है, कौन कौन सी चीज मूवेबल प्रॉपर्टी को मान रहा है, तो कहता है सिर्फ दो चीज को छोड़ दो, एक एक्शनल क्लेम और दूसरा मनी। इसके अलावा शेयर्स एंड स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, थिंग ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, इन सब को मूवेबल प्रॉपर्टी का दर्जा दे। लेकिन ये सारी चीजें सेल से पहले सेपरेट की गई होनी चाहिए, सेग्रेट की गई होनी चाहिए, सर्व्ड की गई होनी चाहिए, तभी ये गुड्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड है, उस पॉन्ड में मछलियां हैं, तो अब मैं अगर मछलियों का कॉन्ट्रैक्ट कर लूं किसी व्यक्ति से कि भैया मेरे को 10 लाख रुपए सालाना चाहिए, अब तुम इसमें से कितना भी कमा लो तुम जान, तो क्या हमने इस लैंड को सेग्रेट किया, सेपरेट किया? क्या इस मछलियों को सेग्रेट किया, सेपरेट किया? नहीं, यहां पर टोपा अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज नहीं किया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, रेंट पर उसका बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए मैंने सामने वाले को कुछ दिनों के लिए वो लैंड का राइट दे दिया। मतलब जो जमीन है, जो मछलियां हैं, वो कभी भी सेल्स ऑफ गुड एक्ट में अप्लाई नहीं करती। लेकिन जिसने खरीदा है वो क्या करेगा, उस मछलियों को मारेगा और उस मछलियों को मार मार कर लोगों को बेचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वो गुड्स की डेफिनेशन में आ गया। तो गुड्स क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, जब वो अलग कर करके बेचेगा, जब सेग्रेट करके बेचेगा, तो सेल से पहले सेग्रेट कर रहा है और मूवेबल चीजें हैं, तो इसलिए उसको गुड्स की परिभाषा दी जाए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑर्चार्ड है और उस ऑर्चार्ड में आम की खेती होती है। अब अगर मैं वो ऑर्चार्ड किसी व्यक्ति को 1 साल पे रेंट के लिए दे दूं, तो वहां पे गुड्स की डेफिनेशन में वो ऑर्चार्ड नहीं आएगा। वो मेरी प्रॉपर्टी है जिसका बेनिफिट उठाने के लिए
मैंने सामने वाले के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया और वहां मैंने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की, इसलिए यहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई। लेकिन अगर हम बात करें उस आम की, तो वो आम क्या है, जो आदमी खरीदेगा वो आम तोड़ तोड़ कर बेचेगा। अब आम तोड़ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हो, सर्व कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सर्व कर रहे हो। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, जो सेल है, उससे पहले सर्व कर रहे हो, और वो मूवेबल प्रॉपर्टी का दर्जा ले रहा है, और वो मूवेबल प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं, गुड्स कह रहे हैं। अब बात ये आई कि गुड्स होते कितने तरह, तो ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर गुड, और एक होता है जिसको हम कहते हैं कंटीजेंट गुड। मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स किसको कहते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है, फ्यूचर गुड्स क्या है, कंटीजेंट गुड्स क्या है, किसको कहते हैं। तो ध्यान से समझो, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है। ये सारे गुड्स को हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। मतलब जो गुड्स शोरूम में अवेलेबल है, जो गुड्स शोरूम में अवेलेबल है, जो गुड्स आपके ऑर्डर पे आपको कल या परसों दे दिया जाएगा, इन सारी गुड्स को हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स। मतलब जो गुड्स असर्टेन्ड है, मतलब अभी पैसे देके जाओ तुरंत तुमको गुड्स मिल जाएगा, उस गुड्स को हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं। लेकिन जो आपके मुताबिक कस्टमाइज किया जाएगा, जैसे आपको एक बात पता होगा कि रॉल्स रॉयस की अगर हम बात करें तो वहां क्या हो रहा है, वहां हम पैसे दे रहे हैं और अपने मुताबिक उसको बना रहे हैं। तो ये सारे गुड्स क्या कहलाएंगे, ये सारे गुड्स फ्यूचर गुड्स कहलाएंगे। मतलब जो आपके मुताबिक कस्टमाइज किए जाए या नीड टू बी लॉन्च्ड है, आने वाले समय में लॉन्च होगा, ये सारे गुड्स हमेशा क्या कहलाते हैं, फ्यूचर गुड्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंटीजेंट गुड्स की, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मर्सिडीज बेंज बराक ओबामा का है, और हमने कहा कि बराक ओबामा जिस दिन बेचेगा उस दिन ये मर्सिडीज बेंज आपको मैं दूंगा। अब इस गुड्स की हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे डिसाइड हो रहा है। ये गुड्स तब गुड्स बनेगा जब वो बेच देगा, मतलब हैपनिंग की बात हो रही है। और हैपन ऐसा भी हो सकता है कि बराक ओबामा जीवन में ना बेचे, और ऐसा भी हो सकता है कि बराक ओबामा कल ही बेच दे। तो ये अगर कोई गुड्स तब गुड्स बनेगा जब हैपनिंग नॉन हैपनिंग की बात होगी। इस गुड्स को हम हमेशा क्या कहते हैं, कंटीजेंट गुड्स कहते हैं। मतलब 3 तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है एग्जिस्टिंग गुड, एक होता है फ्यूचर गुड, और एक होता है कंटीजेंट गुड्स। अब अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग गुड्स की, तो जो गुड्स रीडली अवेलेबल है उस गुड्स को हम एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं। जो गुड्स अवेलेबल होगा फ्यूचर डेट पे, उस गुड्स को हम फ्यूचर गुड्स कहते हैं। और जो गुड्स हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे गुड्स बनेगा, उस गुड्स को हम हमेशा कंटीजेंट गुड्स कहते हैं।